नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के कहां पर मिल सकते हैं आपको मौके। आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222266। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें और हैशटैग बाजार आज और कल भी जरूर लिखें। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कल के लिए कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। लेकिन सबसे पहले बाजार का आज का हाल कैसा रहा, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा आरबीआई पॉलिसी का दिन, जिसमें आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया। लेकिन बाजार में रिकवरी तो देखी गई, क्लोजिंग लाल निशान के साथ हुई। हालांकि बाजार में हफ्ते के तीसरे ट्रेडिंग डे बाजार जो है वो लाल निशान के साथ बंद हुए। आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स में 215 अंकों की गिरावट दिखी और ये इंडेक्स 54,892 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। इसके अलावा निफ्टी में 60 अंकों की गिरावट के साथ 16,356 के स्तर पर यह बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 50 अंक टूटकर 34,946 के स्तर पर बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आखिरकार बाजार आखिरी घंटे में आकर क्यों फिसल गए। भारतीय बाजारों के लिए आज रहा भारी उतार चढ़ाव भरा सेशन। अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत थे, उम्मीद से बेहतर तेजी होती दिखी और उसके दम पर बाजारों की मजबूत शुरुआत होना तय था। लेकिन आज के लिए हमारा दिन इसलिए अहम था, आने वाली थी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के पहले बाजार तेजी से चढ़े भी, गैप से ऊपर खुले, खुलते ही नीचे आए और नीचे आने के बाद पॉलिसी के बाद लगातार उतार चढ़ाव दिखाते नजर आए। एक बार गिरे, फिर जोर से बढ़े और बढ़कर 16,500 तक भी पहुंचे निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 35,450 के आसपास भी पहुंचे, यानी कि अच्छी तेजी भी दिखाई, लगभग 450 अंकों की। और उसके बाद मिड सेशन से जब आरबीआई गवर्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ और ऐसा लगा कि इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई की चिंताएं ज़्यादा नजर आ रही है और ऐसे में तेजी करने का कोई मतलब है नहीं। बस वहीं से धीमे धीमे जो गिरना शुरू हुए, दिन के निचले स्तरों के आसपास बेहद अहम लेवल के नज़दीक बंद हुए। निफ्टी पर हम 16,350 के आसपास, कहने के लिए 60-70 पॉइंट की ही कमजोरी है, लेकिन 16,350 के आसपास बंद होना अपने आप में थोड़ी सी चिंता की बात है। एकदम अहम लेवल के आसपास, 2 हफ्तों की लोएस्ट क्लोजिंग के आसपास आप पहुंच रहे हैं। और बैंक निफ्टी में लंबे समय बाद 35,000 से थोड़ा सा नीचे 34,950 की 50 अंकों के नुकसान के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। और कल भी आपकी क्लोजिंग 35,000 के आसपास थी। तो कुछ अहम लेवल के नज़दीक बाजार बंद होते हुए दिखे। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी और ऐसे में कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग की बहुत ज़रूरत है। ओवरऑल बाजार का मूड माहौल इसलिए ठंडा रहा, एक और जहां एफआईज की बिकवाली का प्रेशर है, ग्लोबल मार्केट्स का बहुत खास सपोर्ट है नहीं, डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। तीसरी तरफ पॉलिसी के बाद कोई बड़े उत्साह वाली चीज़ें दिखी नहीं। बस फर्क इतना ही रहा कि कमजोरी इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं हुई कि बाजार थोड़े से हल्के हैं और लोअर लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो कल का सेशन बाजार के लिए बड़ा मेक या ब्रेक वाला होगा। चलिए अब एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,484 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,904 करोड़ रुपए की खरीदारी आज की है। ये तो रहा एफआईआईज डीआईआईज का हाल। अब हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, आज का दिन काफी एक्शन पैक्ड। आरबीआई ने दरों में एक बार फिर से बढ़त का ऐलान किया, बाजार भी आज दबाव में ही नजर आए। फिलहाल क्या लेवल आपको बाजार के नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में? गुड इवनिंग स्वाति। आरबीआई की पॉलिसी और जैसी उम्मीद थी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी और वही आया बाजार में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से चिंता काफी जताई गई इन्फ्लेशन, महंगाई को लेके, जो बाजार को मैं मानता हूं काफी खास पसंद नहीं आई। ये पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बाजार के जो रेंज बनते हैं 16,000 नीचे में और ऊपर में 16,500, यही रेंज में बाजार रहेगा। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इवेंट है हमारे सामने, फेड की मीटिंग और फेड की पॉलिसी, जिसको बाजार अब और हमारे बाजार और विदेशी बाजार दोनों ही बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। तो ये देखते हुए उठापटक का माहौल रहेगा और ये सिचुएशन में आपको अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहना है। मैं मानता हूं कि डेफिनेटली ये बहुत चिंता जताएगा, बट अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहे और उस पर भरोसा करें। ओके, तो ये तो रही बाजार पर सिद्धार्थ आपकी राय।
अब किसी को अगर हफ्ते भर का नजरिया रखना हो ऐसे बाजार में तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे, और लंबी अवधि के नजरिए के लिए आपका फेवरेट स्टॉक? देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि ऑटो क्षेत्र एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो ब्याज दर बढ़ी है, बट मैं मानता हूं ऑटो सेक्टर काफी अंडर परफॉर्मर रहा है कई महीनों से और क्वार्टर्स से। तो पोजिशनल व्यू से मैं एमएनएम पे दाव लगाऊंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका 1045 का भाव है, टारगेट आपको रखना चाहिए 1225 का और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 850 का। ये एक आध महीने का पर्सपेक्टिव होगा एमएनएम पे, तो पोजिशनल व्यू आपको एमएनएम पे रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो होगा, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लंबे अवधि 12 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको खरीदना चाहिए, वो है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स जिसका टारगेट होगा 881 का। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग की कंपनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि रेडार्स, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट व्हीकल्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत दमदार और बहुत यूनिक है, जिसमें डेटा पैटर्न्स का ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन 45% का है। ये सप्लाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी को करती है। केपेक्स होने वाला है, अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज होगा, ग्रोथ भी काफी दमदार है। आने वाले 2 सालों के लिए 30% से आई में ग्रोथ देख सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी डेटा पैटर्न्स मुझे बहुत मजबूत लग रही है लंबे समय के लिए। इसका टारगेट आपको 881 का रखना चाहिए। ओके, तो सिद्धार्थ सिडानी के 2 पिक्स हमने लिए। एक तो पोजिशनल व्यू एमएनएम रखने की सलाह वो दे रहे हैं, और डेटा पैटर्न में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। मोहित सुगम कोलकाता से इस वक्त हमें सवाल पूछा। इनका सवाल एसबीआई पर है। इनके पास 350 शेयर है एसबीआई के सिद्धार्थ, और 450 इनकी खरीद है एसबीआई पर। आज का दिन तो आरबीआई पॉलिसी का रहा, और एक पॉजिटिव हमने देखा रुख बैंकिंग शेयरों का खास तौर पर रहा टुवर्ड्स आरबीआई पॉलिसी। फिलहाल एसबीआई पर क्या करने की सलाह देंगे? इनका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। देखिए, हम फंडामेंटली ट्रैक तो नहीं करते हैं, बट एसबीआई कंपनी काफी मजबूत है, और मैं मानता हूं कि पीएसयू स्पेस में अव्वल नंबर की कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज। तो एसबीआई पे बिल्कुल आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहिए, बेहतरीन कंपनी बने रहे। ओके, तो एसबीआई में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। अगले स्टॉक की तरफ रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आनंद कोठारी पूछ रहे हैं कोपर गांव से। इनका सवाल डीएलएफ पर है। इनके पास 300 शेयर है डीएलएफ के, और इस पर इनकी खरीद है 290 की। इनफैक्ट आरबीआई की पॉलिसी में ही ऐलान हुआ, कोऑपरेटिव बैंकों के लिए होम लोन की सीमा बढ़ा दी गई है, और इनफैक्ट रियल्टी शेयरों में हमने देखा इसके बाद एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट पर भी हैं अभी अपने खरीद पर, क्या सलाह देंगे? देखिए, रुझान ये खबर देखते हुए काफी पॉजिटिव रहेगा डीएलएफ पे भी, और साथ ही साथ ये पूरे ही सेक्टर में एक रिवाइवल है, चाहे आप डीएलएफ की बात करें या दूसरे रियल एस्टेट कंपनियों की। तो मैं मानता हूँ डीएलएफ पे बना रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, ये पूरे ही सेक्टर में जिस हिसाब से रिवाइवल है, इन्वेंट्रीज थोड़ी बहुत कम हो रही है, और सही मायनों में जो घर के ग्राहक है वो आ रहे हैं, रादर देन ओनली इन्वेस्टर्स जो लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ इन्वेंट्रीज भी गिरेगी, तो डीएलएफ पे बने रहने की सलाह। डीएलएफ पे बने रहने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की। सचिन शर्मा का सवाल लेते हैं, इंदौर से हमें भेज रहे हैं। एलएनटी फाइनेंस पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास है और उनकी खरीद है 94 रुपए की। एलएनटी फाइनेंस, क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये स्टॉक पे। मैं यही सलाह दूंगा कि इसे आप निकल जाए, स्विच कर ले, और स्विच करके आप खरीद सकते हैं दूसरी एनबीएफसी कंपनी, यानी एचडीएफसी लिमिटेड। होम लोन का बिजनेस एचडीएफसी लिमिटेड एसेट साइज में सबसे बड़ा, डिसबर्समेंट रिटेल साइड में 70% से ज्यादा। तो मुझे एचडीएफसी लिमिटेड पे ज्यादा भरोसा है एनबीएफसी में, रादर देन एलएनटी फाइनेंस। ओके, एलएनटी फाइनेंस से निकलने की सलाह और एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी का सुझाव दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। करनाल से नीरज शर्मा सवाल पूछ रहे हैं। एनएफएल इनका शेयर है, 900 शेयर इनके पास है। इनकी खरीद है 59.95 की। हमने देखा मॉनसून की शुरुआत तो अच्छी हुई, समय से पहले भी आए, लेकिन रफ्तार अब पड़ी है सुस्त, जिसकी वजह से फर्टिलाइज शेयर जो है उनमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में एनएफएल में क्या करने की सलाह देंगे?
कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि रुझान ज्यादा खास नहीं लग रहा है ये स्टॉक पे, तो निकल जाए। अगर आपको कोई विकल्प ढूंढना हो तो मुझे लगता है यही स्पेस से आरसीएफ तकनीकी रूप से स्ट्रांग लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक मोमेंटम बन जाए, जैसे ही मॉनसून हिट करे तो आरसीएफ एक विकल्प बनता है। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि यही स्पेस से थोड़ा बहुत मिला जुला स्पेशलिटी केमिकल और फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ कंपनी दीपक फर्टिलाइजर भी एक काफी अच्छा दूसरा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। ये दोनों में से कोई भी स्टॉक चुने, एनएफएल से निकले। आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और एनएफएल से निकलने की सलाह है हमारे आज के एक्सपर्ट की। अगला सवाल भागवत मुंडे साहब पूछ रहे हैं औरंगाबाद से। एक्सिस बैंक पर इनका सवाल है, 500 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 653 की। उछाल के बाद बैंक शेयर ऊपरी स्तरों से फिसले जरूर, लेकिन एक्सिस बैंक पर अभी क्या सलाह देंगे? थोड़ा बहुत मुनाफा है इन्हें अभी। देखिए, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट जो देखे गए थे वो था एक्सिस बैंक का, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगा। और हम बहुत कॉन्फिडेंट है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो या एक्सिस बैंक हो, पर टॉप ऑफ द रडार में आईसीआईसीआई और एक्सिस ही है। तो मैं मानता हूँ कि अच्छे नतीजे आने की उम्मीद आने वाले समय में, जिस हिसाब से ब्याज दर बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट रेट उतने जल्दी नहीं बढ़ते हैं, डिपॉजिट रेट बढ़ने में 6-8 महीने लगते हैं, तो डेफिनेटली मार्जिन बेहतर होंगे बैंकिंग स्पेस के, और उनमें से एफिशिएंट जो है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एक्सिस बैंक। बने रहिए। एक्सिस बैंक बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। अगला सवाल एचडीएफसी लिमिटेड पर है। रविंद्र कुमार झज्जर से पूछ रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड 100 शेयर इनके पास, इनकी खरीद है इस पर 2761 के। एचडीएफसी लिमिटेड पर आपकी राय? देखिए, झटपट एवरेज कर ले, और एवरेज एक साथ ना करे, टुकड़ों में करे। हो सकता है कि एक तिहाई हिस्सा अभी करे, एक तिहाई हिस्सा कुछ दिन बाद करे, बट एवरेजिंग करना शुरू करे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी एवरेजिंग होने से बेहतर प्राइसिंग हो जाएगी, और स्टॉक बेहतरीन है, लंबे समय के लिए रख लिया तो आपको मुनाफा जरूर देके जाएगी। तो हमारी सलाह बने रहने की और एवरेज करने। ओके, बने रहने की सलाह एचडीएफसी में। विनोद गोपाल का सवाल लेते हैं, नागपुर से पूछ रहे हैं, जेएसपीएल पर इनका सवाल है। 350 शेयर है इनके पास, 400 है इनकी इस स्टॉक पर खरीद। शेयर में करीब 2% की हमने तेजी देखी, लेकिन अभी भी इनके भाव से करीब 25 रुपए नीचे है। क्या सलाह देंगे जेएसपीएल पर? देखिए, विश्व भर में लिक्विडिटी कम हो रही है, ब्याज दर बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, भारत का हो या दूसरे देशों का हो, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव रहता है मेटल स्पेस के लिए। बट मैं मानता हूं कि ये स्टॉक से निकल के अगर आपको रिलेटिवली बेहतर स्टॉक में जाना हो तो मुझे लगता है टाटा स्टील में एक अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं। तो टाटा स्टील एक बेहतर विकल्प रह सकता है ये स्टॉक के मुकाबले, बट ओवरऑल मेटल स्पेक थोड़े से वीक रह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है लोअर ऑफ लिक्विडिटी अक्रॉस द ग्लोब। बट हाँ, ये भी एक बात है कि चाइना जब शांत हो रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, तो एक स्टिमुलस पैकेज की भी उम्मीद रख सकते हैं। तो ये स्टॉक से निकले और टाटा स्टील पे ट्रेड रखे, पर ध्यान रखें स्टॉप लॉस वगैरह काम मत करिए। जेएसपीएल से निकलने की सलाह और टाटा स्टील खरीदने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। अगला सवाल तपोवन प्रसाद साहब भेज रहे हैं बेंगलुरु से। इनका सवाल गुजरात गैस पर है। 170 शेयर इनके पास गुजरात गैस के, इनकी खरीद इस पर 582 की। लगातार चौथे दिन हमने देखा शेयर में दिखी तेज गिरावट, 7% की भारी गिरावट के साथ ये स्टॉक बना वायदा का टॉप लूजर भी, और 4 दिन में तो शेयर का दाम 15% भी लुढ़का है। इन्हें भी हो रहा है नुकसान, क्या करें गुजरात गैस में? देखिए, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है। हालांकि जो खबर आई वो नेगेटिव है, डेफिनेटली वो रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल की, बट मैं अभी भी यही कहूंगा कि इस पे बने रहिए, कुछ समय दीजिए, और वो समय हो सकता है 6 से 12 महीना, आपके लॉसेस रिकवर हो सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बने रहिए। बने रहिए गुजरात गैस में। अगला सवाल कोलकाता से वैभव जैन साहब भेज रहे हैं। एसबीआई कार्ड पर इनका सवाल है। 80 शेयर इनके पास है, 750 इनकी खरीद है, और आज ही आरबीआई के कई ऐलानों में से एक ऐलान ये भी था कि रुपए कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जा सकता है, और क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर के इस ऐलान के बाद हमने देखा खास तौर पर एसबीआई कार्ड में भी अच्छी तेजी रही है। एसबीआई कार्ड क्या राय रहेगी? देखिए, यूनिक बिजनेस है कार्ड बिजनेस में, एकमात्र कंपनी जो लिस्टेड है वो एसबीआई कार्ड है। तो काफी नेगेटिव खबरें, पुराने एंकर इन्वेस्टर्स निकले, जिस कारण से पिछले 2-3 क्वार्टर में स्टॉक टेपिड या थोड़ा शांत या नरम रहा। बट मैं मानता हूँ कि काफी अच्छा बिजनेस है, इस पे आपको बने रहना चाहिए, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं।
थोड़ा सा समय दीजिए, 3 से 6 महीने का, मैं मानता हूं कि आपके जो डिजायर्ड रिटर्न्स है वो मिल सकते हैं। एसबीआई कार्ड में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। इसी के साथ एक ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक के बाद कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी हम जानेंगे। हमारे साथ शो में शामिल होंगे मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा, किसे देना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है भैया, जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे, अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। पापा, हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। सर, रॉ मटेरियल्स के दाम बदलते रहते हैं और इतने बड़े ऑर्डर के दाम अभी से तय कर पाना हमारे लिए बहुत रिस्की है। हम छोटे व्यापारी हैं। ये ऑर्डर गया। परेशान मत हो, रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम का रिस्क कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदकर हेज कर लो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर रॉ मटेरियल की डिलीवरी एक्सचेंज से ले सकते हो, और अगर बीच में जरूरत पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर ऑफ करके हाजिर बाजार से डिलीवरी ले लेना। मैं अभी क्लाइंट से बात करके सौदा पक्का करता हूँ और हेज भी करता हूँ। 50 के बाद भी पाइए अच्छी सेहत पर पकड़। अब पेश है स्टार हेल्थ प्रीमियर इंश्योरेंस पॉलिसी, सदैव आपकी सेवा में। और कल के बाजार के लिए कौन से हो सकते हैं अहम ट्रिगर्स, बताने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताइए कल के मेन इवेंट्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले मदरसन सुमी, यहाँ पर एक जो सिंबल है इसमें बदलाव होगा। पहले मदरसन सुमी था, अब FNO सेगमेंट में आप देखेंगे तो सिर्फ मदरसन के नाम से स्टॉक आपको मिलेगा। इसके अलावा रिजल्ट आ रहे हैं ITDC के, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। और साथ में ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर एग्जिट होगी, यानी एडजस्टमेंट आपको भाव में नजर आएगा। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने 1:1 पे बोनस इशू किया था, तो इसका जो एडजस्टमेंट है आपको भाव में नजर आएगा। इसके अलावा HDFC AMC, यहाँ पर 42 रुपए का बड़ा डिविडेंड है, इसका एडजस्टमेंट होगा। एशियन पेंट्स में भी देखें 15.5 रुपए का जो है फाइनल डिविडेंड है, तो स्टॉक आपको सुबह खुलते ही 15.5 रुपए नीचे दिखेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी देखिए 6 रुपए का डिविडेंड का इंपैक्ट है। वोल्टास में 5.5, वेल्सपन कॉर्प में भी देखें तो डिविडेंड है 5 रुपए का, तो इसके स्टॉक प्राइस में आपको एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ग्लोबल बाजारों में भी एक्शन भरपूर रहेगा, क्योंकि यूरोप में जो ब्याज दर है इसके ऊपर फैसला आते हुए नजर आएगा, तो इवेंटफुल डे होगा, नजर रखेंगे। चलिए, ये तो हमने कल के मेन इवेंट जाने आशीष से, और आइए कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125-150 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। 2 दिनों से वहां पर तेजी बनी है, तो आज का सेशन उस लिहाज से अहमियत वाला होगा। अगर 125-150 पॉइंट की कमजोरी रहती है तब तो वो भारतीय बाजार पचा चुके हैं। इससे ज़्यादा होती है या कम होती है तो उस पर रिएक्शन होगा। और कल सुबह हम देखेंगे डाउ फ्यूचर्स का क्या हाल रहता है। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल के लिए वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी है, लेकिन इस एक्सपायरी में जाने के पहले आज क्रेडिट पॉलिसी के बाद हमारे बाजार बेहद हल्के हैं, लाइट है, पुट कॉल रेशियो कम आ चुका है, ट्रेडर्स की पोजीशन ज़्यादा है नहीं, स्पेशली तेजी की तरफ। तो हल्के बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आने का मौका बन सकता है अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करे तो, और शॉर्ट कवरिंग आएगी तो सिर्फ उसी वजह से आएगी क्योंकि बाकी फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं नहीं। FIs की तरफ से बिकवाली का दबाव है ही, कुछ अहम लेवल के नज़दीक बाजार बंद होते दिख रहे हैं, जहाँ से थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे तो कमजोरी का रास्ता और खुल जाता है। रिकवरी करने के लिए भी यही लेवल सही है। तो कल के लिए जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर वो 16,225 16,275 मान के चलें तुरंत, और ऊपरी स्तरों पर 16,425 से 16,475 की रेंज होगी जिस पर आपको रखनी है नजर। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000 से थोड़ा सा नीचे बंद हुए,
अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निकल कर आएगा वो 34,600 34,800 होगा कल के लिए, ये 200 पॉइंट की रेंज। और ऊपरी स्तरों पर 35,275 से 35,425 ये रेंज होगी 150 पॉइंट की, जो ऊपरी तरफ सप्लाई के तौर पर, रुकावट के तौर पर आप कल के सेशन में देख सकते हैं। तो चलिए कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानी और आप देखते हैं कल का ऑप्शन। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं। कल का दिन, एक्सपायरी का भी दिन, क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बाजार में आज भी देखिए बाजार पॉजिटिव हुए और आरबीआई पॉलिसी के बाद उठापटक की, बार ऊपरी लेवल को होल्ड नहीं कर पाए। तो हम देख रहे हैं ये लगातार चौथा दिन था जब निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे बिकवाली आ रही है और एफआईएस की बिकवाली की वजह से बाजार अपने आप को थाम नहीं पा रहा। हमारा मानना है कि एक बड़े दायरे में बाजार रहेगा। 16,250 एक अहम सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। बट इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बाई साइड में, एक सेल साइड में। तो पॉजिटिव बायस में हमारा ऑटो काउंटर रहेंगे। कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो में रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है और टीवीएस मोटर में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छे जो इंडिकेट कर रहे हैं कि अपसाइड के मूव बनने चाहिए। कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर में 780 790 तक के मूव बनने चाहिए। तो 760 760 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 19 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये 760 का कॉल ऊपर में आपको 30 से 32 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। वहीं नेगेटिव साइड में एशियन पेंट रहेगा। क्रूड में जिस हिसाब से उबाल आ रहा है ये काउंटर वीकनेस दिखा रहा है और आज की क्लोजिंग कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक इसमें हो रही है। तो हल्का सा भी फॉलो बिना मिला तो डाउन साइड में ये 2550 2520 तक के टारगेट खोल देगा। तो एशियन पेंट 2600 का पुट खरीदने की सलाह रहेगी। 85 से 88 के बीच में ले। 63 रुपए का स्टॉप लॉस, 125 से 130 रुपए के टारगेट इस एशियन पेंट की 2600 की पुट में बनने चाहिए। बहुत धन्यवाद चंदन जी। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई और कल के लिए इंट्राडे खरीदारी अगर करनी हो तो सिद्धार्थ क्या है आपकी पसंद? देखिए, रियल एस्टेट पैक से गोदरेज प्रॉपर्टी जिसका नाम चल रहा है 1345 का टारगेट आपको रखना है 1420 का, 1420 का और स्टॉप लॉस रखना है 1300 रुपए का, 1300 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया, सबसे बेहतरीन बैलेंस शीट। मैं मानता हूं गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बेहतर विकल्प रह सकता है कल के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टी इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही।